पार्लियामेंट रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में दिया है विराम। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। 1971 में विधानसभा और लोकसभा के क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। हमारे प्रदेश के एक बहुत बड़े नेता जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और यहाँ मंत्री भी रहे हैं। मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। सभापति महोदय, हम पटेल जी की इस बात से सहमत हैं कि विधानसभा और लोकसभा सदस्यों के बारे में आपने इस एक्ट में प्रावधान किया है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यह अच्छी बात है कि लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ पार्टी व्यवस्था है कि एक पार्टी सरकार में है और दूसरी पार्टी विपक्ष में है, इसके अलावा भी बहुत सी पार्टियां हैं, सभी का आप उसमें समायोजन नहीं कर सकते। लेकिन यह व्यवस्था रहनी चाहिए कि दूसरे को यह बात न खले कि जिस दल का वक्ता बने वह उसी दल के लोगों का मनोनयन कर दें विराम। लोगों में ऐसी कोई आशंका इसके बारे में पैदा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपने एक दूसरी व्यवस्था की है। विधायकों और सांसदों को आपने इसमें वोट देने का अधिकार नहीं दिया है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप उन्हें वोट देने का अधिकार दीजिए। यदि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं देंगे तो आप उन्हें किस काम के लिए बुला रहे हैं, यह बात सभी बता देंगे कि किसके क्षेत्र में क्या है या आपके रिकॉर्ड में है। इसलिए आप इन्हें वोट देने का अधिकार दीजिए ताकि ये अपनी बात ठीक से रख सके। चूंकि हम जानते हैं कि बीच में काम करने का मौका मिलता है विराम। सभापति महोदय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जो किया जाएगा वह ठीक है। संबद्ध राज्य के निर्वाचन आयुक्त भी ठीक हैं, लेकिन जो वर्तमान समय में निर्वाचन आयुक्त हैं और जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, हम माननीय विधि मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इसमें जो राज्यपाल हैं, चूंकि हम लोगों ने अभी राज्यपाल की भूमिका उत्तर प्रदेश में देखी है, राज्यपाल भी इस समय केंद्र सरकार से नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वे भी राजनीति से प्रभावित हैं। इसलिए जो नियुक्ति हो वह निष्पक्ष नियुक्ति होनी चाहिए विराम। जिस निर्वाचन आयुक्त पर कोई आपत्ति न हो और सभी पार्टियों के लोगों की सहमति हो, वह संशोधन मैं जरूर चाहूंगा विराम। सभापति महोदय, परिसीमन विधेयक 2002 पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं जिनसे मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा विराम। सर्वप्रथम, इस परिसीमन आयोग के गठन करने का जो प्रावधान है उसमें चेयरमैन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। इस पर मुझे आपत्ति है। आप जानते हैं कि चुनाव में और लोकसभा में बैठकर जब हम बहस करते हैं तो हम अपनी पार्टी के हित के संबंध में और पड़ने वाले वोटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को लेकर भी बहस की जाती है और यह चीज हर पार्टी कर रही है विराम। जब केंद्र सरकार किसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेगी तो हमें पूरी शंका है कि केंद्र सरकार के मन की बात मानने वाले कोई माननीय न्यायाधीश होंगे तो उनकी नियुक्ति करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति महोदय से नाम मांगे जाएं, जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति जी दोनों की सहमति हो जाए विराम। यदि वर्तमान समय में जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको इसका चेयरमैन बना दिया जाए तो अच्छा होगा विराम। दूसरा, संयुक्त सदस्यों की नियुक्ति का सवाल है। इसमें हर राज्य के 5 लोकसभा सदस्य और विधानसभा के 5 सदस्य नियुक्त किए जाएंगे विराम। इनकी नियुक्ति करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है या लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है विराम। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कई पार्टियां हैं, वह अन्य राज्यों में कई पार्टियां हैं और कई पार्टियों के विधायक काम कर रहे हैं। जो 5 सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे वे एक ही पार्टी के लिए जाएंगे या भिन्न पार्टियों के लोग रखे जाएंगे और यह कैसे तय होगा। इसी तरह से विधानसभा में भी 5 सदस्य रखे जाएंगे, वे कैसे रखे जाएंगे, एक ही पार्टी के रखे जाएंगे या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा
कई पार्टियों के रखे जाएंगे, यह इसमें स्पष्ट नहीं है। इसलिए मंत्री जी सदन के सामने स्पष्ट करते हुए बताएं कि वस्तु स्थिति क्या है। संयुक्त सदस्य जो बनाए जाएंगे, 5-5 सदस्य लोकसभा और विधानसभा से, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। मंत्री जी भी इसको स्पष्ट करें कि उनकी क्या भूमिका होगी। विराम महोदय, इस कारण मुझ में कुछ धार्मिक प्रेरणाएं भी जागृत हो जाती हैं। वासुदेव जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, भले ही एक राज्य या कहीं और के उदाहरण के साथ जुड़ा हो, लेकिन मानव अधिकार एक व्यापक प्रश्न है कि मानव को क्या अधिकार है। यह केवल सरकार का काम नहीं है, किसी व्यक्ति का काम नहीं है, लेकिन सभी को सोचना चाहिए कि जितना अधिकार मुझे प्राप्त है, उतना ही इस सृष्टि में सभी प्राणियों को अधिकार है। अगर हम अपने अधिकार की सुरक्षा चाहते हैं तो पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि मैं किसी के अधिकार का अतिक्रमण न करूं। हम तो दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करें, लेकिन मेरे अधिकार का कोई अतिक्रमण न करें। मुझ पर अगर कोई गोली या डंडा चलाए, मेरे घर में घुसकर हत्या करे, तो वह मानव अधिकार का हनन नहीं है। लेकिन अगर पुलिस अत्याचारियों पर गोली चलाती है, हत्या करती है, तो मानव अधिकार हनन का मामला उठने लगता है कि पुलिस ने अन्याय किया, जुल्म किया। आखिर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था किसके लिए है? देश में कुछ मानवाधिकारवादी हैं, उन्हें मानवाधिकार से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सदन द्वारा देश के सभी नौजवान से कहना चाहता हूं कि हर आदमी को कितने अधिकार हैं: नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और मानवीय अधिकार। विराम भगवान कृष्ण ने क्यों कहा था कि हमारी सभी इंद्रियों को सहज भाव से कर्म करने का अधिकार है? मैं कुछ प्रश्न करने के बाद उपाध्यक्ष जी के 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। भूख और निर्धनता के कारण तड़प तड़प कर मरने वाले का मानवाधिकार का हनन इस देश में होता है या नहीं? अगर उसे मानवाधिकार का हनन होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी किस पर है? जाति प्रथा के कारण जन्म से मरण तक कदम कदम पर अपमान की अग्नि में झुलस झुलस कर मरने वालों के लिए मानवाधिकार है या नहीं? आज तक भारतवर्ष में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कोई सरकार है या पूरा समाज है? और हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल उसमें शामिल हैं। मैं किसी को इसमें वंचित करने वाला नहीं हूं और न अलग करने वाला हूं। सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों को बलपूर्वक रोकना क्या मानव अधिकार का हनन नहीं है? विराम दुर्गा पूजा में, रामनवमी में, जन्माष्टमी में जुलूस निकाला जाए और इसी देश में उनके जुलूस को यह कहकर रोका जाए कि इसे रास्ते में नहीं दिया जाएगा। विराम महोदय, यह एक संप्रदाय विशेष पर आघात है और उनके जुलूस को रोक दिया जाए तो क्या मानव अधिकार का हनन नहीं है? क्या संविधान में हिंदुस्तान के नागरिकों को सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकार नहीं दिया गया है? मैं इस सदन की मार्फत इस देश के नागरिकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हजारों जगह ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और मेरे ही संसदीय क्षेत्र में अभी हाल में एक मंदिर में इसी तरह की घटना घटित हुई है। वहां कितने गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े और दलित समाज के लोग जो अपने धार्मिक सांस्कृतिक कर्तव्य को पूरा करने जा रहे थे, जलाभिषेक में उन पर लाठी चली, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी औरतों को अपमानित किया गया। क्या यह मानवाधिकार का हनन है? तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी हैं, जिनका कोई धर्म नहीं है, वे धर्म की बात क्या करेंगे? वे धर्मनिरपेक्ष हैं, मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूं। मैं धर्म पर हूं और धर्म को मानता हूं और मरते दम तक मानूंगा। धर्म सापेक्ष है। कोई आदमी अपना धार्मिक जुलूस निकालने, सरकार उसे सुरक्षा देकर निकलवाए, और यदि मैं धार्मिक जुलूस निकालूं तो सरकार मेरा रास्ता रोक दे। क्या यह मानवाधिकार का हनन नहीं है? इस आजाद भारत में गांवों में लाखों जगहों पर ये घटनाएं घटित हो रही हैं। पूजा करना वर्जित है, शंख बजाना वर्जित है, घंटे घड़ियाल बजाना वर्जित है। कथा के बाद अगर शंख फूकेंगे तो भगवान का जो पूजा का स्थल है वहां से मूर्ति को उठाकर फेंक दिया जाएगा। क्या यह मानव अधिकार का हनन नहीं है? इस पर कोई मानव अधिकार आयोग और इस देश के तथाकथित धर्मार्थियों का ध्यान क्यों नहीं जाता है? हिंसा और अराजकता द्वारा आतंक फैलाकर लोगों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा पहुंचाना क्या मानव अधिकार का हनन नहीं? विराम पैरा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ, जैसा बहन जी ने भी कहा, बहनें चाहे हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, जिसका भी तलाक होता है उसे समान सुविधा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही जिनके बच्चे हैं, ऐसी स्थिति में उनको कुछ राशि के रूप में अंश न देकर पति की संपत्ति के 1/3 हिस्से का भागीदार बनाना चाहिए। कारण यह है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि वे समाज में अपने को स्थापित नहीं कर पाती है और दूसरी शादी भी नहीं कर पाती है
उनको जिंदगी भर एक या दो बच्चों के साथ जीवन गुजारना होता है विराम। इसलिए ऐसी महिलाओं को पति की संपत्ति के 1/3 हिस्सा मिलना चाहिए विराम।